पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की बात करेंगे कि ये बिहार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है। देखिए, आज सुबह एक घटना घटी बक्सर में। बालू गिराने को लेकर विवाद होता है। ऐसे विवाद होते ही रहते हैं। यह दिल्ली है नहीं कि तुरंत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी आ जाएंगे, पुलिस वाले भी आ जाएंगे। तो खैर, बालू गिराने को लेकर विवाद हुआ और विवाद में झगड़ा झंझट सीधे गोलीबारी पर चला आता है। अंधाधुंध गोली चलती है, 3 लोग मौके पर मारे जाते हैं। चौथे के बारे में भी जानकारी है कि मृत्यु हो गई है, 5वें को भी गोली लगी। हमारी चिंता इस आपराधिक घटना से अधिक इस बात को लेकर है कि अजीत जी, बालू का विवाद होगा, यह बात तो तय नहीं थी। यह विवाद एक्सीडेंटल है, अचानक है। लेकिन विवाद में, और यह पहली घटना नहीं है, तुरंत कोई बंदूक निकाल लेता है, कोई राइफल निकाल लेता है, कोई कट्टा निकाल लेता है। आखिर यह तुरंत निकल कहां से जा रहा है? क्या हर मोहल्ले में, हर गांव में और हर बस्ती में इतने हथियार जमा हो गए? ये हथियार आ कहां से? देखिए, मैंने तो लंबे अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग की है और मैं पहले क्षेत्रों को चिन्हित करता था कि मैं कहता था कि बाढ़ से बरहिया तक या बाढ़ से बेगूसराय तक हर ब्लॉक में, हर गांव में बड़े हथियार आपको मिलेंगे और कुछ बड़े गिरोहों के पास AK-47 मिलेंगे। लेकिन अब तो यह कट्टा, देसी कट्टा कह लीजिए, रिवॉल्वर कह लीजिए, पिस्टल कह लीजिए, हर मोहल्ले में। आखिर इसकी आमद कहां से हो रही है और इसे जमा करने का शौक क्यों पनप रहा है? कई लोग कहते हैं इसके पीछे जो शराबबंदी के बाद खड़ा हुआ माफिया है और उससे जो अकूत कमाई हुई है। जब कमाई अवैध होती है तो इन्हीं चीजों पर पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि अपने गिरोह को संगठित करना भी होता है। हमने कहा, बक्सर की यह घटना पहली घटना नहीं है। चाहे आप आरा रेलवे स्टेशन की घटना ले लीजिए कि भाई, चक्कर प्यार ब्यार का था, किस तरीके से हत्या हुई। अब लड़का लड़की के प्यार में यदि आपको बदला लेना है तो प्यार करने वाले लड़के भी लड़की को मारने के लिए या उनके परिवार वाले को मारने के लिए, मैं मानता हूं कि प्यार करने वाला लड़का अपराधी नहीं है, वह तुरंत हथियार इकट्ठा कर ले रहा है और उसे हथियार इतनी आसानी से मिल जा रहा है। यह क्या स्थिति है? पहले हम लोग कहते थे कि मुंगेर जो है, मुंगेर में कारखाना और हर जगह की भाई ये मुंगेर का बना हुआ कट्टा है। लेकिन अब तो चाहे जहां ले लिए, कोई बात हुई नहीं कि गोली चल गई, खून बह गया। पुलिस, देखिए, इधर के दिनों में पुलिस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वह पेशेवर अपराधियों के खिलाफ, संगठित गिरोह के खिलाफ, बहुत संगठित गिरोह है नहीं, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। लेकिन हम बार बार कहते हैं, प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स, हम हथियार खोजने और हथियार जमा करने की जो प्रवृत्ति, यदि झगड़ा हुआ और तुरंत हथियार ही निकल गया, आप कहीं जा रहे हो, बाइक से थोड़ी सी भिड़ंत हुई और पड़ोस से कोई हथियार लेकर चला आए, तो फिर बचेगा क्या? खून ही बहेगा ना। तो बक्सर की जो घटना है या फिर ऐसी और कई घटनाएं हैं, यह बहुत अलार्मिंग है कि हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर गांव में, और या कहें कि पड़ोस में हथियार जमा हो गया है। किस बात का खौफ? बिहार में कानून का शासन कहा जाता है, तो फिर यह हथियार जमा करने की प्रवृत्ति, यह कहां और किस ओर बिहार को ले जाएगा? यह बहुत ही खतरनाक बात है। अजीत जी, आपकी टिप्पणी, आप इसे किस रूप में देखते हैं? आप भी बिहारी हैं, आपका भी बचपन गुजरा है, मेरा तो बचपन और प्रौढ़ात बस्ता भी यही गुजर रहा है। नहीं, बचपन और जवानी सब हम बिहार में बिता करके दिल्ली आए हैं ज्ञानेश्वर जी, और हमने बड़े नजदीक से देखा है।
और आपने ये एक बहुत मार्के की बात कही कि उन दिनों एरिया आइडेंटिफाई हो जाते थे कि इस इलाके में थोड़े अपराधी किस्म के लोग रहते हैं, या इस इलाके में हथियारों की आमद रहती है, या अमुक वो व्यक्ति भी पहचाने हुए होते थे कि ये अमुक आदमी के गिरोह का है तो इनके पास हथियार होंगे। लेकिन बाकी लोगों के पास कोई हथियार होने या गोली चलाने या हत्या कर देने इस तरह का ट्रेंड नहीं था। बिल्कुल। अब संगठित अपराध खत्म हुआ, उस तरह के लोग खत्म हुए, गिरोह जो चलते थे और गिरोह के नीचे जो छोटे छोटे लोग भी होते थे जिनके पास हथियार रहते थे वो सब खत्म हो गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति के पास हथियार है, या फिर वो जब चाहे तब हथियार हासिल कर सकता है। और ये तो हमारे सही जैसे लोगों के पास नहीं है। जी जी, ध्यान रखना होगा। देखिए, उस जमाने में हमने भी रिवॉल्वर का लाइसेंस प्राप्त किया था, रिवॉल्वर हमने खरीदी थी, रिवॉल्वर लगाकर भी चलते थे। लेकिन जब हालात सुधरे तो पता नहीं रिवॉल्वर कहाँ रखा है, लाइसेंस कहाँ रखा है, पता ही नहीं। लेकिन जब इस तरीके से हर मोहल्ले और हर टोले में हर बात में यदि हथियार निकलने लगेगा, तब तो ये बहुत मुश्किल वाली स्थिति हो जाएगी। देखिए, ये वही हम कह रहे थे कि ये वो संगठित अपराध खत्म हुए, लेकिन अब उस संगठित अपराध की जरूरत नहीं है, किसी बड़ी बैकिंग की जरूरत नहीं है, किसी बड़ी पूंजी की भी जरूरत नहीं है, आपको हथियार मिल जा रहे हैं। ये एक जो चिंता की बात है, ये एक ट्रेंड है। एक चिंता की बात ये है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये है कि गोली चला देना, जान ले लेना, भले वो अपराधी नहीं है, गैर अपराधी व्यक्तियों का भी गोली चला देना, जिस घटना की आपने आरा के प्रेम प्रसंग में गोली चलने की बात हुई कि गोली चला देना, हत्या कर देना, जान ले लेना, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। जो अभी आज की जो घटना सुबह हुई है बक्सर की, जिस घटना पर के बहाने हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, उस घटना के पीछे आपने शुरू में कहा कि हम लोग राजनीति जो हार्डकोर पॉलिटिक्स है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इन सब ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं जाकर के राजनीति से जुड़ती हैं और इन पर भी राजनीति होती ही है। बिल्कुल, उस पर भी हम लोग आएंगे, चूंकि तेजस्वी यादव तो इसको बड़ा मुद्दा बना रखा है उन्होंने, और आमने सामने है। हमने जब आपने कहा कि भाई इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, तो हमने देखा कि किस तरह से बिहार की पुलिस और तेजस्वी यादव आमने सामने है। तेजस्वी यादव अपराध की लिस्ट डाल रहे हैं और बिहार की पुलिस उस पर सफाई दे रही है, या बिहार की पुलिस उसको जवाब दे रही है, रिबटल कर रही है कि नहीं आपने इतना कहा तो इसमें ये सही है, हमने इसमें इतनी कार्रवाई की। हम लोग उस पर भी आएंगे। लेकिन इस घटना में भी एक मृतक की बेटी का हमने एक छोटा सा इंटरव्यू देखा। वो लड़की कह रही है कि जिन लोगों ने गोली चलाई वो मुखिया से जुड़े लोग हैं या मुखिया है, और हम लोग विपक्षी हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है ज्ञानेश्वर जी की मुखिया सरपंच, मतलब जितना जो हर प्रदेश में, देश में ये जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई और स्वशासन के तहत जो स्थानीय निकाय को इंपावर्ड किया गया, बिहार में तो वो इतना घातक हो गया है जिसकी हम मतलब बाहर कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लोग मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और उसमें हत्याएं हो रही है। हारने वाला हमेशा ये घात लगा करके बैठा लग रहा है कि कब मौका मिले तो जीतने वाले को मार डाले, और जीतने वाला अलग हथियार संग्रह में लगा हुआ है। अब आप देखिए, इसके आपराधिक कोई सूची नहीं बनाता है। जो एडीआर का भी हम लोग देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का, तो कितने आपराधिक छवि के विधायक हैं या कितने आपराधिक छवि के सांसद हैं, ये सूची वो लोग देते हैं। जरा ये सूची कोई बिहार में काम करे, थोड़ी मेहनत करके निकाले कि कितनी आपराधिक छवि के लोग मुखिया बन रहे हैं या सरपंच बन रहे हैं या गांव में जो स्थानीय स्तर के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव जीत रहे हैं। इस घटना में, बक्सर की घटना में, ये खतरनाक ट्रेंड भी यहाँ तो मुझे यह भी लगता है अजीत जी कि जब यह सूची बने, देखिए एक अस्त्र मिल गया है कि यदि मेरे खिलाफ अपराध का मामला है तो हम अपनी पत्नी को लगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये भी है। तो सूची जब बने तो उनके जो पतिदेव हैं या उनके देवर हैं, जेठ हैं, वो अपनी पृष्ठभूमि सामने आनी चाहिए। नहीं तो यह कि नहीं इनके खिलाफ तो नहीं है, इनके खिलाफ नहीं है तो क्या हो गया, यह तो बस केवल दिखावा है। दिखावा बिल्कुल रबर स्टैम्प की तरह बिठाया हुआ, ऐसे भी बहुत है। इसकी भी सूची एक बनानी चाहिए। और आप देखिए, आंखें खोलने वाली रिपोर्ट आएगी तब असलियत पता चलेगी कि बिहार में क्राइम का जो मतलब मुखिया तक बनने के लिए या स्थानीय निकाय का कोई भी पद जीतने के लिए कितना बाहुबल और कितना धनबल लग रहा है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जिसको हमने इसमें मार्क किया। एक और खतरनाक ट्रेंड हमने देखा हथियार वाले मामले पर भी। हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं और पुलिस की उसमें कैसी विफलता है, लेकिन या मतलब कंट्रोल करने की उस दिशा में सोचा ही नहीं गया है। अभी ये भी कह सकते हैं ये मामूली विवाद है बिजनेस का कि एक आदमी को बालू गिराना है, उसी जगह पर दूसरे आदमी का गिट्टी रोड़ा मतलब वो गिरा हुआ है, वहीं पर बालू गिराना है। तो ये बिजनेस की राइवलरी भी है। इसमें एक तो बहुत ही कम स्कोप रह गए हैं कमाई के, बहुत कम स्कोप रह गए हैं। बिहार में कमाई के धंधे बहुत कम हो गए हैं, और जो धंधे हैं उसमें सफलता बाहुबल से ही संभव हो पा रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है बिहार में
कि आपको बिल्कुल। छोटा मोटा भी बिजनेस करना है तो आपको मजबूत होना पड़ेगा, दबंग होना पड़ेगा, आपके पास हथियार और आपके पास लोग होने चाहिए, नहीं तो जी। आपको बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं आप। हम्म। मतलब बालू का बड़ा कारोबार तो बड़े कारोबारी लोग कर रहे हो, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं बालू में, और कितने करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए का खेल बिहार झारखंड में कैसे बालू और गिट्टी का हो रहा है। लेकिन छोटा व्यक्ति भी जो ट्रैक्टर ट्रक से गिरा रहा है उसको भी दबंग होना पड़ेगा, तभी वो भी काम धंधा कर सकता है। हम्म। ये जो बिहार का एक खतरनाक, इस घटना के बाद जब आपने कहा तब नहीं, हमने इस इसका घटना तो का डिटेल किया। अजीत जी, बिहार के एक व्यक्ति हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने इसके बारे में एक बड़ी अच्छी कहानी बताई कि देखिए बिहार के साथ समस्या क्या है किसी गांव या छोटे शहर में, कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ सीखा और उसने एक नया प्रयोग किया, हम नए प्रयोग के रूप में यह भी कर सकते हैं कि एक नए किस्म की चाय की दुकान खोली, बिल्कुल। तो वहां क्या होगा कि ठीक उसी तरीके की चाय की दुकान 10 लोग और खोल लेंगे। और खोल लेंगे, हाँ। हाँ, 10 लोग और खोल लेंगे, तो पहले का भी भट्टा बैठेगा, बाकी 10 का भी नहीं चलेगा। हाँ। मतलब नया प्रयोग नहीं करना है, चुरा लेना है और हाँ। फिर अपने को भी मार लेना है, अगले को भी मार लेना है। हाँ। और फिर जब ऐसी प्रतियोगिता छिड़ती है तो वह बात बाहुबल तक पहुंच जाती है। पहुंच जाती है ना। आपको वह भी याद होगा ना, वो खगड़िया के सांसद हाँ। रामशरण यादव और रणबीर यादव का लाइन होटल की बस से लोग कैसे तान करके हाँ, उतारे वही जाते थे, टांग के मेरे उठाए लाइन जाते होटल थे। पर खाना खाओ। हाँ, जी। हाँ, तो ये वही एग्जैक्टली वो वही उसी का दोहराव है ये, जी। कि आप यहाँ गिराए, उसके बगल में दूसरा गिराया और गोली चल गई, उसके लिए मारपीट हो गई, पहले लाठियां चली, फिर एक वो उस समय लोगों ने शांत करा दिया, अगले दिन सुबह आकर के गोली ही मार दी। अरे ऐसी क्या रंजिश हो गई इस धंधे में, ऐसी क्या रंजिश हो गई, या ऐसी कौन सी वहां सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई होनी है जिसके लिए आप जान ले लीजिएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए लोग आकर के, और ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ ना, झगड़ा कल सामने हुआ, लाठियां चली, कल विवाद हुआ, कल ठंडा कर दिया गया, तो लोग कहते हैं कि आप रात में चले गए, रात गई बात गई, झगड़ा ठंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन प्लान करके लोग आए और सुबह गोलियां चली और 4 लोग मार दिए गए, 5वां व्यक्ति घायल है। तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और इसमें बहुत ही छोटा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कोई 100-200 करोड़ के धंधे में हत्या हो गई है। तो ये एक ट्रेंड है कि मामूली बात के लिए, आपने जैसे कहा ना कि आप 10 दुकान जब एक ही जगह खुल जाएगी तो वहां मारपीट होना लाजमी है, वहां मारपीट होना ही होना है, वहां अपराध वहां बढ़ेगा ही, क्योंकि अब वो सब ग्राहक लूटने की कोशिश चलेगी, और इसने तुम्हारा स्टूल यहाँ कैसे लग गया, तुम्हारी कुर्सी यहाँ कैसे लग गई, इसके झगड़े होंगे। जब एक उधार आपने दिलाना शुरू कर देगा, एक अपना सस्ता कर देगा, तो भैया आपको वही करना तो कुछ है नहीं है, प्रतियोगिता दूसरे तरीके से छिड़ जाएगी। बिल्कुल उस तरह से अभी हमने कहा ना कि जैसे यहाँ बालू गिराया है, यहाँ गिट्टी गिरा हुआ है, यहाँ बालू गिराया है, इसके लिए झगड़ा हो गया। अब यहाँ कुर्सी तुम्हारी लगी हुई है, ये हमारे दुकान की सीमा रेखा है, इसकी कुर्सी के झगड़े में हो सकता है किसी दिन गोली चल जाए। अभी आपने जब ये कहा बक्सर की घटना कही, तो हमने सर्फ किया इसी खबर को, तो इसी के लिंक में एक एसोसिएटेड लिंक आया, पिछले महीने की घटना है अप्रैल की, कि भोजपुर में बारात जा रही थी और थार गाड़ी पर बैठे लोग जो है किसी के दरवाजे के सामने पास क्रॉस करने के लिए विवाद हो गया, और उसमें गोलियां चल गई, 7 लोगों को गोली लगी और 2 लोग मर गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ये भोजपुर की घटना है, बारात जा रही थी और गाड़ी में बैठे हुए हैं लोग, और किसी के गाड़ी में जरा सा सट गई गाड़ी, उसकी लग गया, खरोच आ गया, या किसी की कुर्सी गिर गई, जाने का रास्ता नहीं मिला, अचानक लोग उतर के गोलियां चलाने लग रहे हैं। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं कि एक तो लोगों का जो पेशेंस है, जो धीरज है, वो और जो एक सहिष्णुता है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। पता नहीं वो किस वजह से खत्म हुई है। वो रोड रेज हम लोग दिल्ली में सुनते थे कि रोड रेज में हत्या हो गई, सड़क पर 2 लोग उतर के और मारपीट करने लगे, और उसमें किसी ने किसी को धक्का मार दिया या माथा टकरा दिया, हत्या हो गई, मौत हो गई। अब ये रोड रेज की तरह ये इस तरह की घटनाएं बिहार में हम सुन रहे हैं आए दिन, और उसमें गोली चल जा रही है, उसी पर आ रहे हैं। ये सारी घटनाओं का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो ये बताता है, अंत में हम लोग इसी पर आएंगे ना कि फिर ये गोलियां चलाने के लिए इतने हथियार कहां से आ रहे हैं लोगों। बिल्कुल आधुनिक हथियार हैं। ये भी नहीं है कि पहले होता था, हम लोग सुनते थे कि कट्टा लेकर के गया और कट्टा अटक गया तो गोली नहीं चली तो जान बच गई बेचारे की। अब वो भी नहीं है। अब तो स्वचालित हथियार, ऑटोमेटिक हथियार से गोलियां चलती हैं, और एक आदमी को मारना है तो 4 आदमी मर रहा है, क्योंकि अंधाधुंध गोली 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो था। मेरी तो मान्यता ये है अजीत जी कि देखिए, जब स्वचालित हथियार से या पिस्टल से, रेगुलर हथियार जो होते हैं, उनसे जब आप दुश्मन को मारने के लिए गोली चलाते हैं, इसके पहले आप उसका रियाज कर लिए होते हैं। चाहे आप आरा की घटना लीजिए या पटना के मैरीन ड्राइव पर जिस तरीके से लड़की की हत्या की गई थी उनके लवर के द्वारा, तो देखिए जो गैर पेशेवर, जो अपराधी नहीं है पहले से, यदि उसे आसानी से हथियार मिला है तो वह वारदात को अंजाम देने के पहले फायर करके हथियार चलाना सीखता है। तो इतनी उपलब्धता कहां से है और फिर ये कैसे हो रहा है?
हाँ वही तो वो उसमें फिर अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। एक तो जैसे बिल्कुल। आज की घटना में भी अंधाधुंध गोली चली, हो सकता है कि मारने का इरादा एक ही व्यक्ति को हो, दो व्यक्ति को हो, 5 आदमी को गोली लग गई। जो जी। भोजपुर के बारात की घटना कही हमने, उसमें अंधाधुंध गोलियां चली और 7 हुँ, लोगों को गोली लगी जिसमें 2 लोग मर गए। तो ये जो हुँ, ट्रेंड है, ये स्वचालित हथियार का ट्रेंड है, स्वचालित हथियार लोगों को मिल रहे हैं और इतने स्वचालित हथियार तो इतनी आसानी से नहीं मिल सकते ना। हमारे यहाँ अमेरिका बिल्कुल। की तरह का नियम नहीं है कि आप दुकान में से जाकर के हथियार खरीद सकते हो, वैसे जैसे चिप्स के पैकेट खरीदते हैं वैसे जाकर के हथियार खरीद सकते हैं। वैसी हुँ, स्थिति तो हमारे यहाँ नहीं है ना। जी। हमारे यहाँ तो लाइसेंस लेना होता है और दुकानें लाइसेंस पर मिलती हैं, जी लाइसेंस दे करके हथियार और लाइसेंस दे करके गोलियां दी जाती हैं। तो अब हुँ, इतने हथियार कहाँ से आ रहे हैं? पुलिस कैसे इसमें विफल हो रही है? देखिए वो ये उसका जो राजनीतिक पहलू है, वो इस घटना के बहाने हम लोगों ने शुरू किया कि जो राजनीतिक छोटे स्थानीय निकाय के चुनाव का झगड़ा, उसकी गांठ बंधी हुई थी। फिर एक स्मॉल बिजनेस इंटरेस्ट, ये बिल्कुल। 2-3 बड़े कारण हैं जो बिहार में अपराध बढ़ने के हैं। एक तो स्थानीय निकाय का चुनाव, जिसमें जो हारने वाला है वो गांठ बांधे रखता है कि लड़ाई करनी है या कोई बदला निकालना है। दूसरे स्मॉल बिजनेस इंटरेस्ट में लोग गांठ बांध के रखते हैं कि कोई मौका मिलना है तो हत्या करनी है या गोली चला देनी है या उसको परेशान करना है। तीसरा, ये जो प्रेम प्रसंग हो रहे हैं, जो पैशन क्राइम है, उसमें लोग अचानक से हत्याएं कर रहे हैं। चौथा, जो आपने कहा शुरू में कि शराब की जो शराबबंदी के बाद जो एक पैरेलल इकोनॉमी बनी है, शराब की तस्करी की जो इकोनॉमी बनी है, उसमें जो इजी मनी आया है, अंधाधुंध लोगों को पैसा आया, छप्पर फाड़ जो कमाई हुई है, उसका एक इन्वेस्टमेंट हुआ है। चूंकि उसमें गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा बहुत हो गई है और आपस में उसकी ये सत्यापित सत्य है अजीत जी कि देखिए जितने शराब के कुरियर बॉय हैं, हम सिंडिकेट की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, माफिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो कुरियर बॉय है उसने भी कमाई की है और उसने भी पहली खरीदारी कपड़ों के बाद और मोबाइल के बाद किसी न किसी रूप में हथियार की है, ताकि जरूरत पड़ने पर जवाब दिया जा सके। और ये हथियार ही हर मोहल्ले में, हर गांव में उपलब्ध हो रहे हैं। देखिए उसके और ये एक मतलब और उसका कल्चर कैसे बढ़ रहा है, गन कल्चर किस जी, तरह से बढ़ रहा है। गन कल्चर की बात आजकल सारी, जहां अमेरिका में गन कल्चर है, जहां गन्स उपलब्ध हैं, वहां अब उसको बंद करने के लिए बहस चल रही है कि किसी तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। हम्म, हम लोग के यहाँ गन कल्चर हिंदुस्तान में, हम लोग पंजाब से देखे, पंजाब में लोगों ने गन लहराना और गानों में, वीडियोज में बंदूकें दिखाना, ये सब शुरू किया। उसका वहां बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है वहां के लोगों को। आज देखिए जी, वहां वहां की आधी से ज्यादा आबादी नशे की गिरफ्त में है, हथियार लेकर के लोग अपराध में लगे हुए हैं और या फिर सामाजिक झगड़े उसी अनुपात में बढ़े हुए हैं। वहां सबसे ज्यादा जो संगठित अपराध आजकल कहीं चल रहा है तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में है। सर्वाधिक बिल्कुल, गिरोह भारत सरकार बिल्कुल। ने तो कोर्ट में कहा, दिल्ली की पुलिस ने, कि दिल्ली में आधिकारिक रूप से 95 ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम करते हैं। 95, ये अभी कहा है। हाई जी, कोर्ट में पुलिस ने कहा है कि 95 गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का कल्चर था। हम ये देख रहे हैं बिहार से। एक दिन और हम लोग चर्चा कर रहे थे, जी, जो रील्स बन रहे हैं, छोटे छोटे जो शॉर्ट्स बन रहे हैं, उसमें बात बात पर लोग गोली निकाल करके मार दे रहा है कि बिहार में तुम हमसे पैसा मांगेगा, बिहार में तुम हमसे ये ठोकेगा, और गोली मार दे रहे हैं। ये कल्चर ऐसा नहीं है, लेकिन इसको दिखा करके और इस गन कल्चर को ग्लैमराइज किया जा रहा है। ये लगातार बिल्कुल। जो शॉर्ट्स और रील बन रहे हैं, इनका बच्चों के 14 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चों की उम्र के दिमाग पर बड़ा असर हो रहा है कि ये तो बड़ा इंस्टेंट पॉपुलैरिटी का ये और यहीं साधन है। देखिए राजनीति के एक पहलू को और टच कर लेते हैं। आपको याद होगा अमित लोढ़ा ने जो हाँ, किताब लिखी, उस पर एक ओटीटी पर फिल्म बनी जिसमें वह गाना गाया, आओ न हमरा बिहार में गोली हाँ, मारेंगे कपार में। नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक थे और इस गाने पर उनकी इतनी गहरी आपत्ति थी कि उन्होंने लोगों को संदेशा भिजवाया था, तमाम मीडिया संस्थानों को, कि इसकी खिंचाई कीजिए। और जब नीतीश कुमार ठीक थे, अब रील्स बन रहे हैं साफ साफ, चाहे वह खिलौने वाले हथियार ही क्यों न हो, हाँ, लेकिन एक दिखाया जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, एकदम दिखाया जा रहा, कोई नहीं रोक रहा है। ये बात आपने, एक गाना वो आया था और उससे उससे तो बड़ा इमेज बिहार की खराब हो ही रही थी पूरी दुनिया में, चूंकि लोग जानते नहीं है ना देश में लोग, और ये इमेज परसेप्शन यही क्रिएट होता है कि बिहार में ऐसा ही है। अभी भी बैडलैंड है भाई। जी, चंबल मध्य प्रदेश में था, लेकिन मध्य प्रदेश को लोग शांत लोगों का प्रदेश मानते हैं और बिहार को लोग मानते हैं कि ये बैडलैंड है, ये डकैत्स का और लुटेरों का और हत्यारों का प्रदेश है। उस इमेज को बिगड़े नहीं, ये कोशिश नीतीश कुमार ने की। आज भी अगर नीतीश कुमार अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में होते तो इन सब चीजों पर वो ध्यान देते। आप प्रतीकात्मक रूप से ही सही, नकली बंदूकी निकाल करके कोई गोली चला रहा है और गिर जा रहा है, दुकान पर चाय के लिए पैसा मांगा तो गोली चला दी और मार। हमने ऐसे रील्स देखे कि कह रहा है कि हम इनकम टैक्स के अधिकारी हैं और दुकान वाला गोली चला दिया इनकम टैक्स के अधिकारी के ऊपर। मतलब रील्स बन रहे हैं कि तुम हमारे बिहार में आए हो। तो जैसे बिहार में यही सब होता है,
तो ये गन कल्चर को ग्लैमराइज करने, उससे इंस्टेंट पॉपुलैरिटी हासिल करने का एक जो कल्चर बढ़ रहा है, ये भी नौजवान लोगों में, नए लोगों में हथियार इकट्ठा करने का की चाहत भर रहा है कि हथियार इकट्ठा करने चाहिए, हमारे पास हथियार होना चाहिए, इंस्टेंट ग्लैमर है उसमें और पावर है, इसमें इंस्टेंट पावर है। ये एक पहलू है जो सामाजिक स्तर पर ये एक संकट है जिसको समाज को भी एड्रेस करना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों को भी एड्रेस करना चाहिए। तो पॉलिटिक्स, लोकल बॉडीज के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के, चाहे उसमें हथियारों के इस्तेमाल का, खासतौर से लोकल बॉडीज का, बिजनेस इंटरेस्ट में, शराब के लोगों में, इन सब तमाम चीजों में हथियारों का जो चलन बढ़ा है, इस्तेमाल बढ़ा है बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको पॉलिटिकल लोगों को भी और पुलिस को भी एड्रेस करना चाहिए। अब इसका एक जो बड़ा राजनीतिक पहलू हमको ध्यान आया, जो हमने देखा, तेजस्वी यादव ने एक पूरी लिस्ट देखी आती है, आपने भी देखा ही होगा कि हर गांव के, हर शहर का नाम, हर जिले का नाम और उस जिले में उस गांव का नाम जहां आपराधिक वारदात हुए, उनकी एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में कोई 107 अपराध उन्होंने बताए, फिर जिसका संज्ञान, जिसको बिहार पुलिस ने भी, जिसमें कई अपराधों की पुष्टि की और ये बताया कि हमने इसमें इतने 112 लोगों को या पता नहीं कितने लोगों को हमने अरेस्ट किया है। और ये बता रही है पुलिस की संज्ञेय अपराध जो होते हैं उनमें प्रति लाख जो अपराध की दर है बिहार में सबसे कम है, मतलब सबसे कम, मतलब हम लोग 19वें 21वें स्थान पर है। और बताते हैं कि केरल में ज्यादा है और आंध्र प्रदेश में ज्यादा है या और कई जगह ज्यादा है। भाई पहले केरल और आंध्र प्रदेश वाली पुलिसिंग क्या बिहार में हो रही है? या बिहार में उस लेवल की जागरूकता है लोगों को? बिहार में क्या ये मोबाइल के या लैपटॉप के एक क्लिक पर एफआईआर करने की सुविधा है? तो आप जो संज्ञेय अपराध के आंकड़े दे रहे हैं, वो आंकड़े, वो तुलना बेमानी है। जिन राज्यों में बहुत अवेयरनेस है, जिन राज्यों में पुलिस बहुत सक्रिय है, जिन राज्यों में पुलिसिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, एफआईआर करने के लिए कोई जीरो टॉलरेंस की है कि एकदम एफआईआर होगा ही होगा, इस तरह की जहां नीतियां हैं, उससे आप तुलना नहीं कर सकते। बिहार अभी भी इस मामले में बहुत पीछे है। तो ये तुलना बेमानी है। आप तेजस्वी यादव को जवाब देना अलग चीज है, आप जमीन पर जो चीजें हैं उससे आम आदमी को जवाब दीजिए, हमको आपको जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव मान लीजिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आज जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि अचानक किस तरह की घटनाएं कैसे बढ़ गई। एक दिन और आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने चर्चा की थी अपराध को लेकर के, बढ़ते अपराध पर। उस दिन का हम लोग का फोकस ये था कि पुलिस के ऊपर या लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं। जो लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले लोग हैं, कोई आदमी सरकारी बाबू बालू की तस्करी रोकने जा रहा है तो लोग उसके ऊपर हत्या कर दे रहे हैं, उसकी ट्रैक्टर चला दे रहे हैं, गोलियां चलने लग रही हैं। तो ये जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं अलग अलग सरकारी विभागों के, आप जमीन का मामला नापी करने जाइए और पता चला कि वहां जमीन माफिया आपके ऊपर गोली चला देगा। आप शराब का पकड़ने जाइए, शराब माफिया आपके ऊपर गोली चला देगा। तो ये सब चीजें, इन सब का जवाब देना होगा ना। तेजस्वी यादव देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा अजीत जी की, देखिए प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम दोनों में बड़ा फर्क है। आप प्रिवेंटिव एक्शन भूल जाते हैं। देखिए आजकल बिहार में चेकिंग किस बात को लेकर होती है? शराब के लिए चेकिंग होती है। बिल्कुल। पहले क्या होता था? आर्म्स के लिए चेकिंग होती थी। आर्म्स के लिए चेकिंग होती है। और हमने वह दौर भी देखा है, जंगल राज के दौर में हमने देखा है कि पुलिस बाइक सवार लोगों के चप्पल भी देखा करती थी कि क्या इनके चप्पल ऐसे हैं कि ये पेट्रोल भराने के लायक हैं। और यदि नहीं है तो आजकल आप, ठीक है, कैमरे से चालान काट रहे हैं, आप चेकिंग कर रहे हैं शराब के लिए, और हथियार घर घर पहुंच जा रहा है। यह तो गजब बात है भाई, ये गजब बात है। और फिर इसका क्या होगा आगे, भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। ये बिल्कुल ठीक बात। जो आप जैसे आर्म्स में पकड़ते थे तो आर्म्स पुलिस पकड़ती थी, तो उसमें तत्काल सजा दिलाने की व्यवस्था थी, क्योंकि पुलिस ही नहीं पकड़ा है। अभ्यानंद जी ने 2005 में यही ना कहा कि भाई जो आर्म्स की रिकवरी में जो स्पिरिट ट्रायल हुआ कि हम आर्म्स को पकड़ने के लिए किसी गवाह का इंतजार करेंगे, इसमें गवाही की जरूरत क्या है? इसमें गवाही की जरूरत क्या है? जिससे पकड़ा, हाँ बिल्कुल। तो फिर भाई अब तो ये हो ही नहीं रहा है ना, ये मजबूत, ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई है। हाँ, और दूसरे हमको इसमें 2-3 बातें, एक तो ये बात और भी मतलब देखना चाहिए है प्रशासन को कि जितनी उदारता से हथियारों के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, अगर मान लीजिए पुलिसिंग आपकी अच्छी होगी तो लाइसेंस बांटने में इतनी उदारता नहीं होनी चाहिए। लाइसेंस तो बिकते हैं आजकल, यह भी एक धंधा है, यह भी एक धंधा है। ये बड़ा भारी धंधा है। हमारा उदारता का यही मतलब था कि ऐसे ही पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी लोग ऐसे तो उदार नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको ऐसे होते नहीं है, उनको बिना कुछ चढ़ावा चढ़ाए कोई उदारता नहीं होती है। हमने इसका एक लघु कुटीर उद्योग पनप रहा है पूरे प्रदेश में,
जो जरा सा इन्फ्लुएंशियल है, जिसकी पहचान डीएसपी एसपी तक है, जिसकी पहचान विधायक एमपी तक है, किसी नेता तक है, वो उसको पकड़ता है, उसको पैसे देता है, उससे पैरवी कराता है, फिर आगे पैसा देता है, लाइसेंस लेता है। अभी आपने तो देखा होगा, ये आप तो अपराध की खबरों पर नजर रखते हैं, कितने जम्मू कश्मीर से एक एसपी ने 700 या 900 लाइसेंस दे दिए। हाँ और वो हाँ कहाँ हाँ, के लोगों को जम्मू कश्मीर से लाइसेंस मिला? वही वहां जम्मू नागालैंड से, कश्मीर, नागालैंड से। कितने लोग हाँ लाइसेंस लेकर के आए, जी। और वो उसमें से कितने लाइसेंस बिहार आ रहे हैं या देश के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, ये तो देखने का, चेक करने का कोई साधन ही नहीं है। पहले जब हम लोग देखते थे साल में रिन्यूअल होता था बंदूक का, तो गिनी चुनी बंदूकें होती थी, और हम लोग मोतिहारी शहर में रहते थे, तो गांव से लोग आए रहते थे मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर, बूढ़े आदमी है बंदूक लटकाए हुए और लेकर के रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, जी उसे बंदूक बिल्कुल। दिखानी होती थी और उसका रिन्यूअल दिखाना होता था। हम्म, अब तो इतने हथियार हो गए हैं, और उसका क्या प्रोसेस है कहीं इसका पता नहीं चलता है। कितने लोगों के पास हथियार है दिखाई नहीं देता है, और अचानक हथियार निकल आते हैं जब ऐसी कोई घटना होती है। तो ये जो उदारता है लाइसेंस बांटने की, जो निश्चित रूप से करप्शन से जुड़ी हुई उदारता है, उस पर रोक लगानी चाहिए। लाइसेंस देने के, हथियारों का लाइसेंस देने का नियम बहुत सख्त करने की जरूरत है। उसको डिस्करेज करना चाहिए। कोई भी आदमी हथियार मांगने का, लाइसेंस मांगने आता है बिहार जैसे स्टेट में, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि मुझे एक और लगता है अजीत जी, मुझे एक और लगता है जिस तरीके से हथियार की उपलब्धता है, कि देखिए आपको एक स्पेशल ड्राइव पूरे बिहार में चलाने की जरूरत है। आप उस ड्राइव में सीधा सीधा टारगेट रखिए। देखिए भय तो आपको पैदा करना होगा। हम घर के भीतर जाएंगे, किसी भी घर के भीतर जाएंगे, आप कॉर्डन अप कीजिए किसी मोहल्ले को, या जिधर घटनाएं हैं, जिधर शक है, वहां बाकी कुछ मत तलाशिए। केवल यह देखिए कोई अवैध हथियार तो नहीं है। जिस दिन आप यह अभियान शुरू कर देंगे, लोगों में एक खौफ शुरू होगा। आपके पास पता है, देखिए मजबूरी और दिक्कत वही है कि आपको पता है कि शराब का कुरियर बॉय कौन है, शराब का डिलीवरी बॉय कौन है, शराब का माफिया कौन है, लेकिन उसके साथ सांठगांठ कैसी है। देखिए इस नेक्सस को यदि नहीं तोड़ेंगे तो हर बात में गोली चलेगी, और हथियार जिस तरीके से मिल रहे हैं, हथियारों की सबसे नाजायज हथियारों की सबसे अधिक बिक्री अब तो लगता है बिहार में ही हो रहा है। और आपने जो पंजाब की चर्चा कही ना, कि भाई उड़ता पंजाब और फिर हथियार, तो फिर वही हो जाएगा, उड़ता हो रहा बिहार और, है, हाँ उड़ता बिहार और हथियार। होने लगा। बिहार में शराब बंदी के बाद जो एक पैरेलल इकोनॉमी शराब की बनी, शराब घर घर सप्लाई होने लगी, और उसके साथ साथ सूखा नशा जिसको बोलते हैं, उसका भी चलन बहुत बढ़ गया बिहार में, अब बढ़ा हुआ है। और हम लोगों के यहाँ तो ज्यादा पुलिस को ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए एक दिन इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि जिले बिकते हैं, और जो सीमावर्ती जिले हैं वहां जो लोग हैं जो जाते हैं अधिकारी पुलिस के, वो बहुत पैसा देकर के जाते हैं लोग, और वो लोग शराब नहीं रोकते हैं। उस समय तक भी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि उधर से ही तो हथियार भी आते होंगे। बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिहार कई में बांग्लादेश के साथ सीमा लग रही है, नेपाल के साथ सीमा लग रही है, या जो नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका जो बदनाम रहा है हथियार और नशे की वजह से, उस रास्ते से बिहार में हथियार ले आना कितना आसान है। ये सब तो अवैध हथियार है, नहीं ये कोई लाइसेंस वाले हथियार से गोलियां नहीं चला रहे हैं लोग, लाइसेंस वाले हथियार से भी चल रही है। हमारे चंपारण में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने उसी दिन चर्चा की थी, जमीन के झगड़े में किस तरह से गोलियां चली थी, तो उससे भी चल रही है। लेकिन ये जो अवैध हथियार है, उनकी जो आवक है वो किधर से हो रही है? नेपाल के रास्ते से हो रही है, निश्चित रूप से हो रही होगी, क्योंकि वो एक बड़ा स्मगलिंग का रूट है, और पोरस बॉर्डर है, हम लोग का पूरी सीमा खुली हुई है, उधर से आ रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से भी ज्यादातर बाड़ेबंदी नहीं हुई, बॉर्डर खुला हुआ है, सारी तस्करी होती है हर चीज की। शराब की तस्करी के साथ साथ आप शराब पकड़ रहे हैं, क्या पता उसी गाड़ी में अवैध हथियार हो, आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं, आप उसको नहीं पकड़ रहे हैं, या वो आ रहा है उसी तरह से, उसी रूट से आ रहा है। तो ये स्पेशल ड्राइव की बात आपने कही, ये करना चाहिए है, ये मतलब प्रदेश के अंदर, और उसके बाद जितनी सीमाएं हैं वहां से जिस तरह से आप सख्ती कर रहे हैं शराब आने से रोकने की, हालांकि शराब कभी आ ही रही है, हथियार आने से रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए। और हथियार आ रहे हैं तो फिर गोलियां कहां से आ रही है? हर प्रकार की गोली, हाँ, और हर प्रकार की गोली उपलब्ध हो जा रही है, हर प्रकार की गोली है। और आपने जो कहा ना कि लोग प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे है कि पुलिस की नजर से ये सारी चीजें छिपी हुई जी? पुलिस की नजर से, फिर पुलिस का खुफिया विभाग जो होता था पुलिस का, या जो खुफिया जो सरकारी अधिकारियों के अलावा भी पुलिस का बड़ा भारी मुखबिरों का एक नेटवर्क होता है, तो वह नेटवर्क क्या कर रहा है? क्या डिफंक्ट हो गया है? बिहार में मुखबिरों का नेटवर्क खत्म हो गया, कोई नेटवर्क नहीं है। पुलिस के मुखबिर होना ही बड़े होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं, छोटे छोटे अपराधी ही होते हैं, जो लोग, कोई जुए की फड़ चला रहा है, कोई कहीं शराब बेच रहा है, और वो पुलिस के लिए मुखबिर का काम करता है। तो वो नेटवर्क कहाँ है? उस नेटवर्क से आप शराब के बारे में भी सूचना ले सकते हैं, उस नेटवर्क से आप हथियार के बारे में भी सूचना ले सकते हैं,
और एक 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 गंभीर जरूरत है इस मामले में ड्राइव चलाने की। ये पुलिस कर्मियों के लिए भी अपनी सुरक्षा का भी मामला है। आए दिन उनके ऊपर भी हमले होते हैं, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उनके ऊपर भी हमले होते हैं, और आम आदमी की भी जान जा रही है मामूली मामूली विवाद पर। ये ठीक है सर, जो पुलिस ने कहा, हम पुलिस का स्टेटमेंट देख रहे थे, तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए पुलिस ने कहा कि संगठित अपराध नहीं है, जो हम लोग भी कहते हैं कि नहीं है संगठित अपराध। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अपराध इस तरह के झगड़ों में है कि बच्चों के झगड़े में गोली चल गई। तो बच्चों के झगड़े में गोली चल जाए, ये कोई मामूली बात गोली आ कहां से रही, हथियार कहां से, सवाल तो हम यही पूछ रहे हैं ना। वही पूछ रहे हैं ना कि बच्चों के झगड़े में जब अगर दो शरीफ गार्जियन है जिनके बच्चों का झगड़ा हुआ और गार्जियन लड़ने आए, तो कहां से हथियार लेकर के आ गए वो शरीफ लोग, कहां से गोलियां लेकर के आ गए? तो इसकी पड़ताल करिए ना, इसकी पड़ताल करिए, इसकी जांच करिए। अवैध हथियारों के खिलाफ एक ड्राइव चलाइए, जब्ती का, पहले जब्ती का, जो आपने कहा ना कि जब्ती का आप अपने मुखबिर लगाइए, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, क्योंकि इससे बड़ी बदनामी हो रही है बिहार की। अभी आज का जो घटना है, आप सोशल मीडिया या मीडिया खोल करके देखिए, एकदम परसेप्शन बिहार के बारे में क्या बन रहा है, यही बन रहा है। और आप उसकी वजह से जान माल की जो सुरक्षा का मामला तो गया ही गुजरा है, और चुनाव के साल में सरकार की छवि और पुलिस की छवि, वो हम लोग जानते हैं कि विपक्षी पार्टियां उसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगी। और इतना मुखर विपक्ष है, इसके पहले इतना मुखर विपक्ष नहीं था। तेजस्वी यादव भी एक मुखर विपक्ष है, प्रशांत किशोर भी एक बड़े मुखर विपक्ष है, जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर का और अपराध भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। तो उस सरकार चुनाव के साल में तो कम से कम चुनाव के बहाने ही आप ड्राइव चलाइए, आप अवैध हथियार पकड़ने का ड्राइव चलाइए और आने आवक रोकने की ड्राइव चलाइए। ये दोनों भाई, आप 10 ऐसे लोगों को पकड़िए ना जिनके पास से हथियार जब्ती हुई है, और उनसे पता, इसको मत मान लीजिए कि उनके पास से आपने हथियार जब्त कर लिया, आप पता कीजिए हथियार उनके पास आया कहां से, ठीक बात है, आया कहां से, हथियार देने वाला कौन है। हाँ, और उनको सजा कराना भी, उनको स्पीडी ट्रायल करा करके उनको सजा कराइए, ताकि भय का माहौल जो 2005 में अभयानंद ने किया कि पुलिस का गवाह है, जहां जिस थाने में है भर्ती, जिस थाने में उसको बुलाइए, उसे गवाही कराइए और सजा कराइए। तो आप इस तरह के ड्राइव चलाइए, आप कन्विक्ट कराइए, कन्विक्शन कराइए, मतलब गिरफ्तार करके और 3 महीने के बाद जमानत नहीं, कन्विक्शन कराइए, तब जाकर के भय का माहौल बनेगा। चलिए, तो देखिए जो बिहार की स्थिति है और हर बात में जो गोली चल जा रही है, यह बहुत ही गंभीर, मतलब यह दिखा रहा है कि कहां से हथियार आ रहे हैं, और 2 शरीफ परिवार के बच्चे लड़े और उस पर गोली चल जाए, बालू गिराने के झंझट में गोली चल जाए, लड़का लड़की का प्रेम हो और उसमें विवाद हो, उसमें गोली चल जाए, यह बहुत ही गंभीर है। और इधर हमने ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है। आप दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और देखते रहिएगा लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।